अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं नॉवल के एपिसोड की तरफ। हालांकि आप लोग इस नॉवल पर अभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जो लोग इसे सुन रहे थे या पढ़ना चाहते थे, मैं उनके लिए पोस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो कोई एक फ़र्द ही क्यों ना हो। चलते हैं नॉवल को शुरू करते हैं। मैं ठीक हूँ ज़री, यज़दान लाल चेहरे के साथ उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोला। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें किसी बात की टेंशन है, तुम खुद को क्यों अजियत में मुब्तला किए हुए हो। जरजान उसे ऐसे नहीं देख पा रही थी। मैंने कहा ना ज़री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, ठंड की वजह से शायद बुखार हो गया। अभी शावर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मुझे अभी किसी बहुत अहम काम से निकलना है। यज़दान ने कंबल हटा दी। उठना चाहा था, तुम कहीं नहीं जा रहे, सुना तुमने। जरजान उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाते उसे वापस तकिए की जानिब धकेल गई थी, जब यज़दान ने उसकी कलाई थामकर उससे भी अपने ऊपर गिरा लिया था। तुम मुझे यहाँ रोक कर मजीद अजियत में मुब्तला कर रहे हो। यज़दान के संजीदगी भरे अंदाज पर जरजान ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। वो कैसे उसे अजियत दे रही थी, कैसी अजियत। जरजान उसे उससे दूर नहीं हुई थी। इस दवा से भी ज्यादा मुझे इस वक्त तुम्हारी तलब है, जो नशा बनकर मेरे असाब को कमजोर कर रही है। मैं अपनी जंग लड़ते लड़ते थक रहा हूँ। मैं अकेला नहीं जीना चाहता अब। हर शय से पहले तुम चाहिए हो मुझे। अगर यहाँ रहा तुम्हारे इतने करीब तो मेरा दिल ये करीब होकर भी दूर रहने वाला सितम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यज़दान की उसके चेहरे को अपनी उंगली से छूता जरजान की सांसों में तूहियानी बरपा कर गया था। वो फौरन उससे दूर हुई थी। उसकी इस हरकत पर यज़दान ने जख्मी सी मुस्कुराहट से उसकी जानिब देखा। तुम प्लीज ये सूप पी लो। जरजान अब की बार उसके सामने नजर नहीं उठा पाई थी। उसने बाउल में चम्मच रखकर उसकी जानिब बढ़ाया था। यज़दान ने एक निगाह उस जालिम को देखा और अगले ही लम्हे बाउल से चम्मच निकालता वो उसकी गर्मा गर्म सूप को अपने अंदर उंडेल गया था। यज़दान जरजान ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था। ये जरजान को अपना मुंह जलता हुआ महसूस हुआ। यज़दान ने ट्रे में रखा पानी का गिलास उठाते वहां रखी मेडिसिन ली थी। क्या आप मैं आराम कर सकता हूँ। यज़दान ने उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा था, जिसका मतलब समझती जरजान अपनी जगह से उठ गई थी। यज़दान कंबल को सर तक ओढ़ता करवट बदल कर लेट गया था। उसने जरजान की कही बात का मान रख लिया था। जरजान कुछ लम्हों तक खड़ी होकर उसे देखती सोफे पर जा बैठी थी, मगर उसकी बेकरार दिल को किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। यज़दान की बात सुनकर अजीब सी बेचैनी थी जो रगों पे में सरायत कर गई थी। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो यज़दान के साथ कितना गलत कर रही थी। वो उसे इतने सालों से जानती थी। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वह यज़दान के साथ कितना गलत कर रही थी। वो उसे इतने सालों से जानती थी। बिना किसी ठोस रीजन और सच झूठ का फैसला किए बगैर यज़दान को मुजरिम ठहरा कर सजा दे सकती थी। अपनी संगदिली पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसने भीगी आंखों से यज़दान की जानिब देखा था। वो तो उसकी मोहब्बत था जिसने पल पल उसे अपने होने का एहसास दिलाया था। जरजान उठी थी और बेड पर यज़दान के करीब आन बैठी थी। जिस रुख पर यज़दान ने करवट बदली हुई थी, जरजान ने उसके करीब होते हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ था। वो अब भी वैसे ही बुखार में तप रहा था। जरजान का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था। यज़दान जरजान ने उसे धीरे से पुकारा था, मगर यज़दान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अनायशा बैंडेज करवाती बाहर आई थी जब उसकी नज़र वहां खड़ी यज़दान जकवान पर पड़ी थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी।
कर रहा था। अनायशा को देखकर उसकी जानिब से निगाहें फेर गया था। अनायशा की आंखों से आंसू न बह निकले थे। वो खौफ से लरजते दिल के साथ उसकी जानिब बढ़ी थी। ज़कवान उसी लम्हे काल बंद करता वापस पलटा था। एक नज़र अनायशा के माथे पर बंधी पट्टी को देखा। वो उसके सामने से हटने लगा था जब अनायशा ने धीमी सी आवाज में उसे पुकारा था, ज़कवान। अनायशा की नम आवाज शदीद गुस्से में होने के बावजूद ज़कवान नजरअंदाज नहीं कर पाया था। वो बिना पलटे वैसे ही खड़ा रहा। अनायशा छोटे छोटे कदम उठाते उसके मुकाबले आई थी और बिना कुछ बोले उसकी गिर्द बाजू हमाल करती वो उसके सीने में समा गई थी। इस वक्त उसे इस लम्स और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे एक पल के लिए लगा था कि शायद ज़कवान उसे खुद से दूर धकेल देगा, मगर उसका सरदार यहाँ भी उसका दिल जीत गया था। ज़कवान ने उसे थामने की कोशिश नहीं की थी। वो मुट्ठियां पीछे खामोशी से उसकी नरम गरम सांसें और आंसुओं का लम्स अपने सीने पर महसूस करता सर्दो सपाट चेहरे के साथ खड़ा था। अनैशा उसके साथ लगी रोती धीरे धीरे लरस रही थी। यही ज़कवान का जब्त खत्म हुआ। अनैशा आजम खान, बस बहुत हो गया। अगर इसके बाद मैंने तुम्हें ऐसे ही आंसू बहाते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे कहर को जगाने की कोशिश मत करो वरना उसे सह नहीं पाओगी। ज़कवान उसके कान के करीब अपनी गर्म सांसों का लम्स छोड़ता अनायशा को सहमा गया था, मगर उसने अब भी अनायशा को अपने हिसार से जुदा नहीं किया था। वहां आती जाती नर्सेज और डॉक्टर्स उन्हें देख रहे थे, मगर फिलहाल इर्द गिर्द की परवाह ना ही ज़कवान जतोई को तो था और ना ही उसकी सरदारनी को। सरदार साईं सजावल की पुकार पर अनायशा ज़कवान से दूर हुई। ज़कवान ने भी पलटकर उसकी जानिब देखा था। मेरी मामा कैसी है सजावल? अनायशा ने सामने निगाहें झुकाए खड़े सजावल को देखा था, जो रिश्ते में उसके मामू का बेटा था, मगर इस वक्त उसकी एक सरदारनी की हैसियत की वजह से उसकी जानिब निगाहें झुकाए खड़ा था। डॉक्टर का कहना है वो खतरे से बाहर है। जहर की बहुत कम मिकदार उनके वजूद में दाखिल हुई है। देर हो जाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, मगर अब उनका मर्दावाश कर दिया गया है। वो ठीक है, अब जल्द ही होश में आ जाएंगी। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, सजावल ने नहायत ही मोदबाना लहजे में जवाब दिया था। अनायशा अपने परवरदिगार का लाख लाख शुक्र करती महनाज बेगम की रूम की जानिब बढ़ गई थी। आई एम सॉरी मामा, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। अनायशा उनका हाथ थामती होंठों से लगा गई थी। जब अपनी बेटी का मजीद तड़पना बर्दाश्त ना करते कुछ लम्हों बाद महनाज बेगम होश में आती उन्हें आंखें खोल गई थी। अनायशा अनायशा का सही सलामत अपने सामने खड़े देख महनाज बेगम की आंखें खुशी के मारे आंसुओं से भर गई थी। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनायशा उनके चेहरे पर आती बिखरते आंसू साफ करने लगी थी। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महनाज बेगम अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था। अपनी बेटी को सही सलामत अपने सामने देख उनकी सारी तकलीफें दूर हो चुकी थी। हमारी मदद यकीनन सरदार ज़कवान ने ही की है, क्योंकि उनके अलावा कोई भी इस घटिया जाबिर को अकल नहीं सिखा सकता था। महनाज बेगम बहुत खुश लग रही थी। ज़कवान कहाँ है? महनाज बेगम के सवाल पर अनायशा का चेहरा एकदम मुरझा गया था। क्या हुआ है मेरे बच्चे? महनाज बेगम उस जर्द पड़ता चेहरा देखकर घबराई जिस पर अनायशा ने उसके करीब बैठी फूट फूट कर रो दी। मैं बहुत बुरी हूं ना मामा, ज़कवान की मोहब्बत के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कितनी मोहब्बत दी, इज्जत दी, और मैंने क्या किया? उस शख्स की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनायशा के आंसू में मजीद शदीद शिद्दत आ गई थी। उसकी तकलीफ देखते महनाज बेगम की आंखें भी नम हुई थी। वो जानती थी ब्लैकमेल होकर सही, मगर उसने जो गलती की थी वो माफ किए जाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। और ज़कवान जतोई की असूल कवानीन तो मजीद सख्त थे। तुम खुद कहती हो ना कि तुम्हारा सरदार बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, फिर वो ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह पाएगा, जरूर माफ कर देगा तुम्हें। महनाज बेगम उसे तसल्ली देती बोली थी। अगर माफ ना किया और गुस्से में आकर खोला से दूसरी या फिर तीसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? ज़कवान जतोई सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। अनायशा को जो गम खाए जा रहा था वो उसकी जुबान पर ले ही आई थी। अनायशा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने रब पर भरोसा रखो। अनायशा
महनाज बेगम खुद भी बहुत अच्छे से वाकिफ थी उस कबीले के कवायद कवानीन और जतोई हवेली की सियासत से। अब इस बात को वहाँ के लोग कैसे अपने फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे, उनका अपना दिल बहुत खौफज़दा था। अनायशा की सहमी सी हालत देखकर उसे अपने सीने से लगाए तसल्लियां देती रही थी। जब उसी लम्हे मारिया अंदर दाखिल हुई। मारिया, सरदार जकवान कहाँ है? महनाज बेगम के सवाल पर अनायशा का दिल जोर से धड़का था। वो तो आपके होश में आने का सुनकर डॉक्टर से सारी मामलात क्लियर करके अभी थोड़ी देर पहले हवेली के लिए निकल चुके हैं। मारिया की बात सुनते ही अनायशा झटके से महनाज बेगम से अलग हुई थी, जबकि महनाज बेगम का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। सरदारनी, आप परेशान नहीं हो, देखिएगा जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सरदार साईं इस वक्त गुस्से में है, लेकिन जिस तरह वो यहाँ आपके साथ रहे उनका यही मतलब है कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे और अब भी आपसे मोहब्बत करते हैं। मारिया उसके करीब आते उसे तसल्ली देते हुए बोली थी। अनैशा मगर अनैशा अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई थी। आज पहली बार उसका सरदार उसे यूं छोड़ कर गया था, इसीलिए इस बात को बर्दाश्त करना उसके लिए सुहाने रूह थी। अनैशा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मैनाज बेगम ने भी उसकी जर्द पड़ती रंगत देखकर हाथ थाम कर उसे तसल्ली दी थी। अनैशा उनकी तबीयत का ख्याल से उन्हें परेशान न करने की खातिर खुद को मजबूत जाहिर करती इस बात में सर हिला गई थी, मगर उसका दिल न अनजाने खौफ से धड़का था, उसे बेचैन कर गया था। अगर जकवान ने उसे छोड़ दिया तो वो क्या करेगी? उसे इस ख्याल के आते ही उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ था। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गई थी। मैंने कहा था सरदार साईं उसे कुछ नहीं कहेंगे। गुलनाज बेगम गुस्से से खोलती पूरे कमरे में टहल रही थी। उन लोगों की इतला मिल चुकी थी कि जकवान ने खान हवेली वालों को ना सिर्फ उनके किए की सजा दी थी, बल्कि अनायशा और महनाज बेगम को हॉस्पिटल भी ले गया था। ये खबर वहां खोला कि हमदर्द और सरदारनी की ओहदे की लालच में बेटी गुलनाज बेगम और समीना बेगम को हजम नहीं हो पाई थी। अभी ऐसे ही कोई नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। वो सरदार साईं की बीवी है, वो उसे ऐसे कैसे दुश्मनों के पास रहने दे सकते थे? अभी असल फैसला तो वो यहाँ आकर करेंगी। दुआ करो वो उस सरदारनी को वापस यहाँ लेकर ना आए बस। अब की बार समीना बेगम ने अपनी राय का इजहार किया था। आप लोग कैसे हैं सब? खुदा का खौफ कर लें कुछ। हर वक्त दूसरों के बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं आप लोग। कितने खुश थे ना सरदार साईं? सरदारनी अनायशा के साथ आप सबने नजर लगा दी उन्हें। गजाला उन सब की बातें सुन चुकी थी, इसलिए अंदर आती अजियत भरे तासुरात से बोली थी, तो क्यों आई हो तुम यहाँ? जाओ वापस अपनी उस सरदारनी के पास। बड़ी हिमायत करती थी तुम न उसकी। देखो कैसे कालक मल चुक कर चली गई है। होला को उसका अनायशा की हिमायत करना सख्त जहर लगा था, इसीलिए वो तब कर बोली। होला दी, आप तो खुश बिल्कुल मत हो, चाहे सरदार साईं सरदारनी को माफ करे या ना करे, मगर आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। गजाल अभी हवेली का बदलता और एकदम अनायशा के खिलाफ होता माहौल देख चिड़चिड़ी सी हो गई थी। खोला को मुंह तोड़ जवाब देती पलटी ही थी जब उसी लम्हे मुलाजमा भागती हुई अंदर आई थी। सरदार साईं वापस आ चुके हैं, मगर वो अकेले आए हैं। उनके साथ सरदारनी साईं नहीं है। मुलाजमा की कही बात पर खोला गजाला परेशान सी बाहर निकली थी, जबकि वहां मौजूद बाकी खवातीन ने बेपनाह खुशी अपनी बेपनाह खुशी नहीं रोक पाई थी। बहुत ही आराम से वो तो हमारे रास्ते से हट गई। अब अगली सरदारनी बनेगी खोला। गुलनाज बेगम खोला को मुस्कुराकर गले लगाती बोली थी, जबकि दिल से वो इसके लिए भी खुश नहीं थी। वो इस मुकाम पर अपनी बेटी को देखना चाहती थी। खोला को भी वो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके बहुत जल्द वहां से हटवाना चाहती थी, जबकि समीना बेगम का उनके साथ जुड़े हुए होने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो सरदार जकवान चतुई की जगह अपने बेटे को देखना चाहती थी। वो बस किसी मौके की तलाश में थी, क्योंकि उन्हें अभी यही लग रहा था कि अनायशा की इस हरकत के बाद जकवान से उसकी सरदारनी छिन जाएगी। वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, मगर तीनों के मकसद एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे और वो एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं थी। गजाला ये बात जानती थी, इसीलिए उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आता था।
वो अब भी वैसे ही बुखार में तप रहा था। जरजान का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था। यजदान। जरजान ने उसे धीरे से पुकारा, मगर यजदान ने कोई जवाब नहीं दिया था। जरजान ने उसको आंखें ना खोलते देख घबरा कर उसके पास से उठते बाकी सबको बुलाने बाहर जाना चाहा था, जब यजदान ने उसी लम्हे उसकी कलाई थाम कर उससे वापस अपनी जानिब खींच लिया था। उसमें अब भी इतनी ताकत थी। जरजान उसकी निहायत करीब आन गिरी थी। तुम मेरे पास रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। यजदान उसका नरम नाजुक हाथ थामते अपनी जलती आंखों से आंखों पर रख गया था। जरजान का दिल बहुत जोर से धड़का था। उसके अल्फाज जरजान पर बहुत गहरा असर छोड़ गए थे। ये शख्स उसकी वजह से इतनी अजियत में था। ये ख्याल ही उसके दिल में खंजर घोंप गया था। मैं तुम्हारे पास हूँ, कभी तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत का मेरे गिर्द खिंचा गया हिसार ही इतना मजबूत है कि वो कभी तुमसे जुदा नहीं होने देगा। जरजान उसके चेहरे के करीब झुकते उसके माथे पर अपने लब रख गई थी, मगर यजदान इस वक्त दवाइयों के जरिए सरगुनूदगी में जा चुका था। जरजान उसका हाथ थामे वहीं उसके करीब बैठी रही। उसने एक बार फिर भी वहां से उठने की कोशिश नहीं की थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब यजदान की आंख खुली थी। उसका बुखार की शिद्दत से काफी हद तक कम हो चुकी थी। यजदान की निगाहें अपनी निहायत करीब बैठी जरजान पर टिक सी गई थी। वो उसका हाथ मजबूती से थामे बिना किसी गर्म शय के सुखड़ी सिमटी सी बैठी थी। यजदान के दिल को कुछ हुआ था। वो उठा था और निहायत ही एहतियात के साथ उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरती उसे अपने कंफर्टर में ले गया था और झुककर मोहरे मोहब्बत उसकी पेशानी में इस पर जब्त की थी। यजदान का लम्स पाते ही जरजान कसमसाती मजीद उसके करीब हुई थी। उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। नींद में भी वो सिर्फ और सिर्फ यजदान की पनाह गाह की मुतलाशी थी। यजदान उसे भी उसी मजबूती के साथ अपने सीने में भींच गया था। थैंक्स मेरे साथ रहने के लिए और मेरे तकलीफ दे लम्हों में मेरा ख्याल रखने के लिए। यजदान ने निहायत ही आहिस्ता सरगोशी निमा लहजे में उसके कान के करीब झुकते धीरे से कहा था। जरजान आंखें मूंदे हुए थी, मगर यजदान ने अपनी बात के जवाब में उसकी पलकें लरजती महसूस की थी, जिसका मतलब था कि वो जाग रही है और सिर्फ उसकी कुर्बत और वारफ्तगी से घबरा कर सोने की नाटक कर रही थी। अनायशा महनाज बेगम को घर ले आई थी और उनका पूरा पूरा ख्याल रख रही थी, जिसकी तबीयत अब काफी हद तक संभल चुकी थी। उन्हें मेडिसिन वगैरह देकर वो सलाह सुलाकर अनायशा अपने रूम में आ गई थी, जिस रूम में उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था और ये उसकी सबसे फेवरेट जगह थी। आज वही उसे अजनबी अजनबी और काट खाने को दौड़ रहा था। मैंने बहुत गलत किया है जकवान के साथ। वो मुझे खुद से दूर रखकर जो सजा दे रहा है, मैं उसी की हकदार हूँ। मैं उस जैसी मोहब्बत करने वाले अच्छे इंसान की सरदारनी बनने के काबिल नहीं हूँ। अनायशा की सर्द हवाओं के थपेड़े खाते खुद को मजीद मजीद अजियत देने के लिए टेरेस पर आन खड़ी हुई थी। रात के पहर बाहर बहुत ठंड हुआ करती थी, लेकिन आज ये ठंड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वो बिल्कुल बेहिस बनी अपने किए गए जुर्म की अजियत दे रही थी खुद को, जब उसी लम्हे साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल बज उठा था। आयशा को लगा था शायद महनाज बेगम की कॉल है, मगर स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देख अनायशा पल के लिए साकित हुई थी, क्योंकि वो हवेली का नंबर था। अनायशा ने जरा सी भी देर किए बगैर फौरन कॉल पिक की थी। सरजानी साईं, कैसी हैं आप? शबनम की रोती हुई नम आवाज अनायशा की आंखों में आंसू भर गई थी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो इस वक्त मैं कैसी हो सकती हूँ। अनायशा अपने आंसू बहने से नहीं रोक पाई थी। तो वापस आ जाए ना सरदारनी। यहाँ हवेली में फिर से वही सी साजिशें शुरू हो चुकी हैं। आपकी जगह लेने की कोशिश की जा रही है सरदारनी साईं। सरदार साईं कल सुबह कोई बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। यहाँ यहाँ सब इसी
बात पर पुरउम्मीद है कि वो आपको सरदारनी के मुकाम से हटाकर खौला बीबी से दूसरी शादी करके उसे अपनी सरदारनी बना देंगे। चंद लोगों के सिवा ऐसा कोई नहीं चाहता। खौला बीबी हवेली की जंग का मैदान बनाकर रख देंगी। वो ना तो हमारे सरदार साईं की बीवी बनने के काबिल है और ना ही यहाँ की सरदारनी। इतने साल से वो गुलनाज बेगम के साथ मिलकर साजिशें करती आ रही है जो कि वो अब भी जारी रखेंगी और हवेली का माहौल खराब करके रख देती। आप वापस आ जाएं। सरदार साईं गुस्से में थे इसीलिए छोड़कर आए होंगे आपको वहां, मगर वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको माफ कर देंगे। शबनम अपने ही ध्यान में बोलती उसे राजी करने की कोशिश कर रही थी। अब जब अपने पीछे उठती भारी कदमों की चाप नहीं सुन पाई थी। फोन मुझे दो शबनम। जकवान की भारी गंभीर आवाज पर जहां खौफ के मारे शबनम के हाथ से रिसीवर गिरते गिरते बचा था, वहीं दूसरी जानब सर्द हवा में अपनी बर्फ होते वजूद के साथ खड़ी अनायशा का दिल शिद्दत से धड़का था। कई आंसू पलकों की भार तोड़कर बह निकले थे। अनायशा, तुम मेरी कसूरवार हो। मेरी सजा देने से पहले तुम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी नज़र फुल टाइम तुम पर है। अगर अगले ही 1 मिनट के अंदर तुम टेरेस से हटकर अपने कमरे में ना गई तो जो सजा मैं तुम्हें सुनाऊंगा उसे सह नहीं पाओगी। जगवान की बात सुनकर अनायशा के चेहरे पर तकलीफ के बावजूद मुस्कुराहट बिखेर गई थी। चाहे वो गुस्से में और खफकी का लिबादा ओढ़कर बोल रहा था, मगर अनायशा इसमें भी छुपी उसका फिक्र समझ चुकी थी। मगर जकवान को आज सरदारनी के बजाय सिर्फ अनायशा पुकारना उसका दिल अजियत से चीर गया था। दूर जाती शबनम का भी जकवान की बात सुनकर खुशी से नाचने को दिल चाहा और साथ ही अपने सरदार और सरदारनी की बेपनाह प्यार भी आया था, जिनकी मोहब्बत वाकई किसी कर्ज और लालच से पाक और बेलौस थी। न अनायशा कभी सरदारनी बनने का लालच था और ना ही वो इस गर्ज से जकवान के करीब आई थी। वो दोनों ही एक दूसरे के बेपनाह चाहते थे। फिक्र मत करिए सरदार साईं, आपकी सजा झेले बगैर खुद को कुछ नहीं होने दूंगी, मगर इस वक्त आपकी सजा से पहले मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मैं आपकी गुनहगार हूँ सरदार साईं। आपको मुझे तकलीफ में देखकर खुश होना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं वाकई बहुत तकलीफ में हूँ। अपने लहजे को मजबूत रखने की पूरी कोशिश करने के बावजूद आखिर में उसके होठों से सिसकी निकली थी। फिक्र मत करें सरदार साईं, आपकी सजा झेले बगैर खुद को कुछ नहीं होने दूंगी, मगर इस वक्त आपकी सजा से पहले मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। अपने लहजे को मजबूत रखती अनायशा पूरी कोशिश के बावजूद आखिर में उसके होंठों से सिसकी निकली थी। दूसरी जानिब जकवान जो तो ये अपनी मुट्ठियां बीचते सख्ती से बीच गया था। अनायशा, आजम खान, मेरे कहर को आवाज मत दो। जकवान जिस लड़की की आंखों में एक आंसू भी आता नहीं देख सकता था, इस वक्त वो उसके सामने सिसक रही थी, मगर वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बार फिर उसकी सरदारनी ने उसके एतबार ना करके खुद को खतरे में डाला था। पिछली बार वो ये गलती आसानी से माफ कर गया था, मगर इस बार वो ऐसा करने की इरादा नहीं रखता था। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मुझे खुद को सजा देने का अख्तियार हासिल है। अनायशा इस वक्त जैसे खुद से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो इतना गलत कदम उठाने के बाद अपने सरदार की निगाहों से गिरने के साथ साथ उसके दिल से भी उतर चुकी है। तुम ठीक हो तो ठीक है। जो सजा मैं कल सुनाने वाला हूँ वो तुम आज ही सुन लो। मैं अपने खानदान के रस्म व रिवाज को फॉलो करते हुए अपनी दिली रजामंदी के साथ खोला से दूसरी शादी कर रहा हूँ, जिसका ऐलान मैं कल सबके सामने करूंगा। अब मेरी सरदारनी बनेगी खोला। जकवान ने सजा नहीं सुनाई थी, बल्कि अनायशा को लगा था कि उसने उसकी सांसें छीन ली थी। अनायशा को आंखों से आंसू गिरते उसका गिरेबान तक भिगो गए थे। जकवान उसकी जानिब से कुछ बोलने का मुंतजिर था, मगर अनायशा कुछ नहीं बोली थी। उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसे बताया गया था कि जकवान जतोई की दी जाने वाली सजाएं बहुत दर्दनाक होती है, मगर उसे आज अंदाजा हो चुका था। अनायशा को अपने सरदार से जैसे इस संग दिली की उम्मीद नहीं थी। उसके दिल में शिद्दत से दर्द उठा था। जकवान उसके बोलने का बेचैन से बेचैनी से मुंतजिर था, क्योंकि वो भी जानता था ये सजा अनायशा
یہ سزا عائشہ جیسی پوزیسو اور اس پر پوری طرح اپنا حق جتانے والی لڑکی کے لیے کتنی بڑی ہے۔ زکوان نے فون بند نہیں کیا تھا جب کچھ سیکنڈز بعد عائشہ بنا کچھ بولے فون بند کر گئی تھی۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے نا مجھے تڑپانے کی، تمہاری اتنی غلطی کے بعد بھی کیوں نہیں دیکھ سکتا تمہیں اذیت میں؟ کیوں ہو اتنی عزیز تم مجھے؟ زکوان اس وقت کس قدر تکلیف میں تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یزدان صبح سے کہیں باہر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زرجان لان میں بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کسی ضروری کام سے جا چکا تھا۔